नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए 2025 और 2025 में बिहार में होने वाला विधानसभा चुनाव और उस विधानसभा चुनाव से पहले साल की शुरुआत से ही उस विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ मौजूद सवाल, कुछ बड़ी खबरें जिसको लेकर हम बातचीत करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री होने जा रही है। और भी कई महत्वपूर्ण सवाल है जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार संतोष सिंह सर मौजूद होंगे। अपनी रिपोर्ट्स के जरिए, अपनी किताबों के जरिए और लगभग 3 दशक की पत्रकारिता के अनुभव के जरिए देश भर में अपनी पहचान बनाई है। तो सर को वैसे किसी पहचान की जरूरत नहीं है, इनका परिचय कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन औपचारिकता है तो सर का हमने परिचय कराया। और जाहिर तौर पर एक बड़ी रिपोर्ट जिसकी चर्चा देश भर में रही, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर। सर आपने एक रिपोर्ट लिखी और दावा यह किया गया उस रिपोर्ट में कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में आ रहे हैं। कई लोगों को थोड़ी हैरानी भी इसलिए होती है सर कि नीतीश कुमार तो परिवारवाद के विरोधी हैं, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन वाला मामला हो जाता है कि परिवारवाद के विरोधी और जिस पार्टी के मुखिया नीतीश कुमार, उस पार्टी में उनके बेटे की एंट्री। तो सवाल है सर कि क्यों जरूरी है नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री या जेडीयू में एंट्री? देखिए, इसीलिए अब ये तो जदयू डिसाइड करेगी क्यों जरूरी है। ये तो एक राजनीतिक पक्ष है। एक पत्रकार का, एक न्यूज़मैन का पक्ष मैं बताता हूं कि लगभग 1 साल से निशांत की नाम की चर्चा कहीं न कहीं होती थी। छिटपुट ढंग से कभी किसी सेकंड रंग के लीडर्स ने बोल दिया, कभी किसी फंक्शन में बोल दिया। निशांत कभी नहीं आए पब्लिक मंच पर, उसको ना ही उस बात को ना कंफर्म करने के लिए, ना ही खंडन करने के लिए। लेकिन यदा कदा इसकी चर्चा होती रही, लेकिन फ्रंट जो रंग लीडर है, उन्होंने कभी इस बात का कंफर्मेशन किया। मेरी ही रिपोर्ट में मैंने जब उनके प्रवक्ताओं से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। तो और लेकिन उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि आधिकारिक हमने कोई स्टैंड इस पर नहीं लिया है। तो ये पार्टी का मामला नहीं है, ये पूर्णतः निशांत और नीतीश कुमार के बीच की बात है। तो हमने उसको फर्दर एक्सप्लोर करने की कोशिश की कि ये क्या है। ऐसा ऐसा तो नहीं है कि मीडिया को आप उपयोग कर रहे हैं और हमारे थ्रू स्टोरी को बीच में प्लांट करवा करके, इसकी क्या सच्चाई है, हो क्या रहा है। तो इसमें ये पता चला, जो उनके करीबी लोग हैं नीतीश कुमार के, कि 2-3 राउंड मुख्यमंत्री को भी बताया जा चुका है कि ऐसा होना चाहिए। उनका तर्क ये है कि सिर्फ अच्छे स्वास्थ्य में नीतीश कुमार नहीं है, 2025 के इलेक्शन को लीड करेंगे, वो निश्चित रूप से लीड करेंगे। अभी कैंपेन कर रहे हैं, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन उसके बाद, जीतने के बाद पार्टी की क्या लॉन्जिविटी होगी। पार्टी की लॉन्जिविटी, एक जैसे कि आप देखते हैं कि जिसने रीजनल छत्रप्स होते हैं, वो तो पार्टी या तो उनके साथ खत्म होती है या उनके वंशजों में के उनके वंशज आगे बढ़ाते हैं। चाहे मुलायम सिंह की बात हो, या चौटाला परिवार हो, या देवेगौड़ा का परिवार हो, जितने समाजवादी को आप देख रहे हैं, यहाँ लालू प्रसाद को देख रहे हैं, रामविलास पासवान को देख लें, उनके बेटे के थ्रू ये पार्टियां उनकी बढ़ रही है। नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ा स्टैंड शुरू से ले लिया था कि हम अपने परिवार को प्रमोट नहीं करते हैं। अब हो सकता है, लेकिन ये भी बात सच है कि क्या आपके पुत्र ने कभी राजनीति में दिलचस्पी दिखाई? तो उसका जवाब है नहीं। अगर कोई भी बेटा एडल्ट हो जाता है, अगर वो बार बार 5 बार बोलता कि नहीं मुझे पॉलिटिक्स में जाना है, जैसे रामनाथ ठाकुर बार बार, जिन पर किताब लिखी मैंने, वो बार बार बोलते थे अपने पिता को मैं आना चाहता हूँ, उनके पिता कहते थे तुमको नहीं आना। कई एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कि वो, मतलब उन्होंने, उनका डिस्परेशन, उनकी मृत्यु के कुछ दिन पहले भी उन्होंने एमएलसी बनना चाहते थे, नहीं बने। वो इस चीज को छुपाते भी नहीं है पूरी राजनीति। इस केस में निशांत की कोई अपनी महत्वाकांक्षा की बात उन्होंने स्पष्ट नहीं की, लेकिन सर कुछ लोगों ने। मैं बीच में आपको रोक रहा हूं। मैं आपका एक जी इंटरव्यू जी। देख रहा था। बहुत बहुत बारीकी से आपने इस पूरे मामले को देखा है। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही एक इंटरव्यू में कि पहली बार निशांत ने एक पॉलिटिकल बयान दिया, विशुद्ध रूप से पॉलिटिकल बयान, प्योर पॉलिटिकल बयान, कि मेरे पिता ने अच्छा काम किया, मेरे पिता को वोट दीजिए। ये एक मजबूत संकेत है क्या? हाँ,
8 जनवरी बख्तियारपुर की बात कर रहे हैं कि जहां की 5-6 स्वतंत्रता सेनानियों की स्टेचू लगे हैं, उसमें उनके ग्रैंडफादर राम लखन सिंह बैदी जो कभी कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, उनको कभी कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। कहा जाता है कि वो अनुग्रह नारायण सिंह के कैंप में थे। 2 कैंप हुआ करता था, एक श्री कृष्ण सिंह का कैंप, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह कैंप, एक अनुग्रह नारायण। चूंकि अनुग्रह नारायण के कैंप के थे तो इनको कभी टिकट नहीं मिला, उनका मोह भंग हुआ। और इस बात को नीतीश कुमार का दर्द था कि मेरे पिताजी के साथ नाइंसाफी हुआ है, कहीं न कहीं राजनीति में इस चीज का बदला मैं लूंगा। एक तरफ से उन उन शब्दों में उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उन्होंने राजनीति में आकर के उस बात को प्रूव किया कि मैं आया हूं, स्टे करता हूं। लेकिन उनके परिवार से कभी कोई पॉलिटिक्स में नहीं आए। बड़े भाई हैं सतीश कुमार सिंह, वो कभी नहीं, कभी चर्चा नहीं की, कभी किसी कैंपेन में नहीं दिखे गए। उनकी बहनें हैं, कभी कैंपेन में नहीं दिखे गए, और उनके जितने भी नेफ्यूज हैं कभी नहीं दिखे गए। निशांत कभी नहीं दिखे गए। लेकिन अब जो पार्टी में एक थॉट प्रोसेस है, एक बहुत बड़ा वर्ग है जो नीतीश कुमार के करीबी वर्ग है, जो कि नालंदा का ड्रिवन वर्ग है। और उसमें जो एक देखिए लव कुश की जो कंस्टिट्यूएंसी है, कुशवाहा और जो कुर्मी की कंस्टिट्यूएंसी है, वो तकरीबन अगर आप इस पर भी जाएंगे, सेंसस रिपोर्ट, कास्ट सर्वे का भी रिपोर्ट जाएंगे, 4 ऑलमोस्ट 7% बताता है। लेकिन मैं मानता हूं 7 से थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन चलिए हम 7 ही मान लेते हैं। 7% का भी अगर कोई स्टेक होल्डर है, उसके में ईबीसी वोट जोड़ लीजिए, थोड़ा महादलित जोड़ लीजिए, ओमेन की कंस्टिट्यूएंसी जोड़ लीजिए, तो एक जो नीतीश कुमार की जो पॉलिटिकल लिगेसी है, जो कंस्टिट्यूएंसी है, वो 17, 18, 20% के आसपास की बनती है, जो उन्होंने बहुत ही केयरफुली कल्टीवेट किया है ओवर द ईयर्स, अपने डेवलपमेंट फेज से, अपने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग से, जितने स्कीम से। तो वो जदयू को लगता है कि अगर जिस प्रकार के स्वास्थ्य में है, अगर बीच में कुछ हो गया, ज्यादा बीमार पड़ गए, तो उस पार्टी का क्या होगा? क्या पार्टी में कोई सर्वमान्य नेता है? नहीं। और जो भी नेता आप देख रहे हैं वो सभी अपर कास्ट से आते हैं, और वो कभी सर्वमान्य नेता नहीं हो सकते हैं। सोशलिस्ट पॉलिटिक्स में अभी भी मैं मानता हूं अपर कास्ट फेस को जगह नहीं है। तो कोई भी ओबीसी से, ओबीसी ईबीसी दलित से आया हुआ कोई सेकंड रंग का नेता ऐसा नहीं है जो कि पूरी पार्टी को होल्ड कर सकता है। निशांत की चर्चा इसीलिए है कि निशांत एक ऐसा नाम है जिसके नाम से सर्वसम्मति होगी। भले ही कुछ लोग चले जाएंगे, बीजेपी में चले जाएंगे, कुछ राजद में चले जाएंगे, कुछ लोजपा में, कुछ नई पार्टी प्रशांत के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन फिर भी एक संगठन के तौर पर जदयू की लॉन्जिविटी फिर भी मैं देख रहा हूं कि कम से कम 30 तक तो लॉन्जिविटी हो जाएगी। लेकिन ये तभी है, निशांत मन बना रहे हैं, जैसा मुझे कहा गया है, एक मन बना रहे हैं। और पार्टी के भी कुछ लोगों ने कहा कि होली तक रुकिए, होली के बाद इसकी घोषणा, होली के बाद छोटा सा एक संबत जलता है, थोड़ा सा कुछ एक फेज होता है खड़मास टाइप, हाँ वो खत्म होगा, उसके बाद वो घोषणा कर सकते हैं। क्योंकि देखिए घोषणा होनी है तो माह अप्रैल मई तक हो जाना है, क्योंकि उसके बाद फिर अक्टूबर नवंबर में चुनाव है। पार्टी को क्लैरिटी चाहिए। जहां तक है कि उस पोजीशन से स्केल डाउन, जो नेता जो मिट्टी में मिल जाएंगे, नहीं जाएंगे वापस बोल करके फिर जा सकते हैं एक पॉलिटिकल प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स के लिए। तो मुझे लगता है कि निशांत को भी अगर लाना है पॉलिटिक्स में, तो इट विल बी आल्सो पार्ट ऑफ प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स, व्यवहारिक पॉलिटिक्स का ये भी पार्ट होगा। इसमें कोई इमोशन जोड़ के नहीं देखना है। सारी राजनीतिक पार्टियां देखिए स्वागत कर रही है उसका, उनके उनके कारण है, आरजेडी का कारण है, कांग्रेस का कारण है, सब करेंगे क्योंकि उनकी जो नेता हैं उससे और वैलिडेट होंगे ना, उनकी थ्योरी जो है वंशवाद की, जो भी कहिए, वो जस्टिफाई होगी। तो बीजेपी जो कि कहीं ना कहीं पेशोपेश में है, उनको भी इस बात का स्वागत करना पड़ रहा है, भले ही मन से अंदर से नहीं कर रहे हो, लेकिन उनको करना पड़ रहा है। एक एक सवाल जेडीयू को लेकर ही है सर। जेडीयू को लेकर एक चर्चा बहुत मार्केट में है और इसको लेकर बयान भी आ रहे हैं। संजय झा हो गए, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हो गए, क्या ये वाकई बीजेपी के हो गए हैं? इनका तन कहीं और है, मन कहीं और है? मैं कह रहा हूँ चर्चा है या अंदर क्या बात है। और इसको फिर इस चीज से भी जोड़कर देखा जाता है कि भाई आप ही की पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के यहाँ भोज हो रहा है और बार बार अमित शाह वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार 2 बार भोज हुआ, दोनों में किसी भोज में वो शामिल नहीं हुए। क्या पटना वाली जेडीयू अलग है, दिल्ली वाली जेडीयू अलग है, ललन सिंह संजय झा अलग जेडीयू में है, और नीतीश कुमार अशोक चौधरी विजेंद्र यादव अलग जेडीयू में है? क्या ये हो गया है क्या जेडीयू में?
नहीं, उस तरह देखिए इंटरप्रिटेशन का है, हम लोग क्या है ना कि हम लोग एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, हम लोग ओवर एनालाइज भी करते हैं चीजों को। ठीक है, संजय झा को राज्यसभा के एमपी हैं और नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट, उनको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। दिल्ली के फेस है, ललन सिंह ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के फेस हैं जेडीयू की तरफ से, उनको दिया गया है। यहाँ यहाँ के नेताओं में जैसे कि आप देखिए, गवर्नमेंट में विजय चौधरी हैं, अशोक चौधरी हैं, दो नेता हैं। संगठन में मनीष वर्मा है। सबका एक, हर एक पार्टी का एक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर में नीतीश कुमार बहुत जगह नहीं जाते हैं, कोई पर्सनल फंक्शन में आप नहीं देखेंगे, तो मैं उससे बहुत ज्यादा उसका मतलब नहीं निकालता हूं। ये नीतीश कुमार को पता नहीं है कि ये बीजेपी से आए हुए हैं, सब पता है। सुशील कुमार मोदी ने मुझे यहां तक कहा था कि मैंने कहा कि जाओ, नीतीश कुमार बुला रहे हैं तो जाओ, सहर्ष भेजा था हमने। तो ये परसेप्शन की, आप कुछ ही दिन पहले ललन सिंह के बारे में कह रहे थे कि वो राजद के करीब है, आज हमारे इंटरप्रिटेशन को सूट कर रहा है तो हम कह रहे हैं उनके करीब है, क्योंकि वो गवर्नमेंट में है। तो ये तो देखिए, पॉलिटिक्स में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है, जो कोई भी लॉयल्टी जो है पॉलिटिक्स में, वो फ्लूइड ने, वो वस्तु परिस्थिति के हिसाब से वो बदलती, चीजें बदलती रहती है। बाद में क्या होगा आप यही देखिए कि 2-3 बरस के डाउन द लाइन आप ये देखिए, सारे नेता कहीं और होंगे, किसी और धड़े में होंगे। हु नोज की अशोक कुमार चौधरी लोजपा में आ जाए या बीजेपी में चले जाएं, तो कोई कहेगा कि कांग्रेस से कोई नेता यहाँ आ गया, 360 डिग्री ट्रेवल कर लिया। तो ये सारे जो कोलिशन पॉलिटिक्स के इफ्स एंड बट्स, प्रॉस एंड कॉन्स हैं, तो ये सब होंगे। लेकिन बीजेपी जो सोच रही थी ऑपरेशन नीतीश के बारे में, जो बीच बीच में सोचती रही है, हर बार इनको मात खानी पड़ी है अभी तक। मैं हमेशा बोलता हूं, खुल के बोलता हूं कि नीतीश कुमार अजात शत्रु हैं, मतलब अपराजय हैं तकरीबन। और अब आप उनको पराजित भी कर जाएंगे तो क्या, लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, 20 बरस ऑलमोस्ट, उसमें 9 महीने घटा दीजिए, जीतन राम मांझी रहे हैं, शेष तो वही रहे हैं, श्री बाबू का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो अब इनको तोड़ निकालना एक जेडीयू का जनाधार है। बीजेपी प्रयास कर रही है कि बाइपोलर पॉलिटिक्स हो जाए, बीजेपी वर्सेस आरजेडी वाली पॉलिटिक्स हो जाए। लेकिन अब ये प्रयास हो रहा है कि निशांत की चर्चा करके थोड़ा सा पॉज बटन दबा दिया है जेडीयू ने। अब ये निशांत पर है कि वो कब खुल करके आते हैं, नीतीश कुमार पर है कि उनकी पूरी सहमति, ग्रीन सिग्नल मिलता है तो उसकी बात होगा। लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है, मैंने उसके बाद भी एक खबर की, उसमें देखिए और सब लोग कैसे उसको वेलकम कर रहे हैं। तो किसी भी अदरवाइज आप ऐसी बड़ी पार्टी के बारे में जो कि रूलिंग पार्टी हो, अगर कुछ आप अप्रिय बात लिख दें तो जबरदस्त खंडन आता है। मेरी रिपोर्ट पर कोई खंडन नहीं आया अभी तक। बिल्कुल तो इस मोहर लगी। खंडन बड़ी आएगा आपकी खबर, कहाँ भाई। आपकी खबर पर अशोक चौधरी ने भी मुहर लगाई। आमतौर पर ऐसी खबरों को बड़े नेता खारिज करते हैं, सरकार में शामिल मंत्री खारिज करते हैं जो पार्टी के कोटे से होते हैं। लेकिन अशोक चौधरी ने कहा कि भाई मेरी बेटी सांसद हो सकती है तो नीतीश जी का बेटा हाँ, नेता क्यों नहीं हो सकता, राजनीति में क्यों क्यों नहीं आ नहीं हो सकता। सकता। एक एक सवाल हम्म। नीतीश कुमार को लेकर फिर है सर, क्या नीतीश कुमार को रिटायर हो जाना चाहिए? ये जो उनको लेकर बहुत अजीबोगरीब तस्वीरें सामने आ रही है, उस पर भी एक चर्चा है, एक बहस है। और ये मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, मैं बहुत देर तक आपको परेशान नहीं करूंगा। और हम्म। कई तरह की बातें कही जा रही है, तेजस्वी यादव करे अचेत है, 4 लोग मिलकर सरकार चला रहे हैं, तो क्या रिटायर हो जाना चाहिए? और इसी में दूसरा सवाल है, इसी सवाल का दूसरा हिस्सा ये है कि क्या अमित शाह ने 2025 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे नहीं होंगे चुनाव के बाद, चुनाव नतीजों के बाद, उसको लेकर जिस तरह से चुप्पी साध रखी है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार का रिटायरमेंट प्लान सुन रखा है? 2 हिस्सों में ये सवाल है सर। देखिए, आपका दूसरा हिस्सा है, अगर वो रिटायर हो जाएंगे तो जी किसको देंगे? जी क्या बीजेपी को सत्ता सौंपेंगे जी या संगठन में किसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे? कौन है वो फेस? अगर जी कोई एक्स फेस है भी कि क्या वो बीजेपी के द्वारा एक्सेप्टेबल है, ये सवाल है। चूंकि नीतीश कुमार, अंग्रेजी में एक फ्रेज होता है हॉब्सन्स चॉइस, जब कोई विकल्पहीनता जो होती है, तो जेडीयू में या किसी भी इस तरह की रीजनल पार्टी में विकल्पहीनता 1 से 10 तक वही नेता होते हैं। तो कोई विकल्पहीनता, नीतीश कुमार क्या है ना कि वो फेस है, वो ना, वो है ना जैसे कि भरत के, राम के खड़ाऊ लेकर आए थे और 14 बरस राज किए थे, अब वो खड़ाऊ है वो।
जी तो भी जदयू उनका नाम लेकर के उस फेस को राज करेगा। वो उनको जितने भी पॉलिसी पॉलिसी है उसको सपोर्ट करने वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके कुछ पॉलिटिशियन उनके इर्द गिर्द रहते हैं। ठीक है, इनको उस तरह से नहीं है जिस प्रकार नीतीश कुमार 5-6 साल पहले देखा करते थे। जो उनकी शब्दावली, जो उनको जो डिक्शन होती थी, मैंने पहली किताब लिखी थी, एक चैप्टर ही लिखा था, नीतीश कुमार द डिक्शन मैन, कि लालू प्रसाद की जो शब्द शैली थी नीतीश कुमार की शब्द शैली सीधे उलट है। अब वो मगही भाषा में बोलते हैं और पूरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं करते हैं। तो अब वो नीतीश कुमार नॉट द लीडर, लेकिन नीतीश कुमार की जो हनक है, जो उन्होंने प्रतिष्ठा बनाई है इतने सालों में, जो अर्जित किया है ईबीसी ईबीसी पॉलिटिक्स के लिए, दलित पॉलिटिक्स के लिए, प्रो पीपुल पॉलिसी के लिए, जो इन्होंने बहुत सारी स्कीम्स जो लाए हैं, ये उनकी लास्टिंग लेगेसी रहेगी। अगर ये इतने फ्लिप फ्लॉप नहीं करते तो मैं मानता हूं कि बिहार में मुझे लगता है कि सबसे बड़े मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते। उनकी जी पॉलिटिक्स में यही कमी है कि इधर से उधर गए, उधर से, उनके एक मतलब जो आइडियोलॉजिकल जो क्लैरिटी नहीं है, एक निष्ठता नहीं है, वही कमी है। तो उनको वो हटा नहीं सकती। जहां तक रही पार्ट टू बीजेपी का, बीजेपी के सोचने भर से कुछ नहीं होगा। बीजेपी सोचती नहीं है क्या? कोई भी पार्टी संघर्ष करती है। इसी चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ दिया था। जी 1 वर्ष के बाद वो फिर से भावुक पत्र मोदी जी ने लिखा चिराग को। देख लिया कि पशुपति कुमार पारस की अपनी कंस्टिट्यूएंसी नहीं है, सारा वोट तो चिराग के पास है। तो सारी पॉलिटिक्स इमोशन से पॉलिटिक्स नहीं होती है। जी पॉलिटिक्स होती है मतलब सारी परिस्थितियों के हिसाब से होती है। कोई, आप देखते हैं, आपको लगता होगा एक दूसरे के दुश्मन है, हमें लगता है, कोई बात नहीं। वो शाम को आप प्रवक्ताओं को देखिए ऑफ कैमरा जो बात करते हैं, तो लगेगा ही नहीं कि यही लड़ रहे थे 5 मिनट पहले। तो सारी परिस्थिति के हिसाब से बीजेपी अपनी पॉलिटिक्स करती है, अपने पासे फेंकती है। आप उनको प्रोजेक्ट किया था ना सम्राट चौधरी को कुशवाहा भेष के जी रूप में, जी उनको पगड़ी उतारनी पड़ी जाके सरजू में, करनी पड़ी ना। तो उससे छोटे नहीं हो गए वो। दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ इज प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। वो जानते हैं कि हमारा समय आएगा, बीजेपी का समय आ सकता है, वेट करना पड़ेगा। लेकिन नीतीश कुमार जब तक उस कुर्सी पर हैं, उनके नाम पर एक कंस्टिट्यूएंसी बनी हुई है। अगर निशांत कुमार को लाती है तो वो जेडीयू की लॉन्जेविटी में 30 तक देख रहा हूं, तब देख रहा हूं कि, और टिके रहेंगे 30 तक देख रहा हूं। अगर वो नहीं आते हैं तो मुझे नहीं लगता है 25 से 30 के बीच में, जब तक नीतीश कुमार हैं, अच्छे स्वास्थ्य में हैं, अच्छे हयात में हैं, पार्टी टिकी रहेगी। अदरवाइज फिर वो आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ वाली बात हो जाएगी। आखिरी आखिरी सवाल है सर, चिराग पासवान का जिक्र आपने कर दिया। चिराग पासवान, सवाल है कि मोदी के हनुमान बने रहेंगे, एनडीए का हिस्सा रहेंगे 2025 के विधानसभा चुनाव में, नहीं रहेंगे? हमारे पास जो जानकारी है, अब पता नहीं ये जानकारी कितनी सही है, लेकिन 50 से 60 सीटों की उम्मीद उन्होंने पाल रखी है। और एक तस्वीर जो मुझे सामान्य बिल्कुल एक समान नजर आती है 2020 के विधानसभा चुनाव में। मैं ये देख रहा था कि नियोजित शिक्षकों के मुद्दे पर सरकार बैकफुट पर थी। नियोजित शिक्षकों का मुद्दा बड़ा मुद्दा था बिहार में, और चिराग हम्म। पासवान एनडीए में रहते हुए वो नियोजित शिक्षकों के साथ खड़े हो गए। एक तरह से नीतीश कुमार से लड़ाई की भूमिका उन्होंने वहीं से शुरू की। बिहारी फर्स्ट विजन की वो बात करने लगे, और फिर 2025 में वो बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं। और क्या उन्होंने फिर वो वही भूमिका में आ गए हैं, वही रास्ता तलाश रहे हैं। सीटों की बात बनेगी नहीं बनेगी, प्रशांत किशोर के साथ कोई अघोषित गठबंधन है चिराग पासवान का, या होगा, इसकी संभावना है? देखिए, चिराग पासवान बिहार की पॉलिटिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। हम लोग कहते हैं ना कि जब धान तौलते हैं तो बटखरा के साथ पासंग होता है। जी वो पासंग जिधर जाता है वो उधर भारी पड़ जाता है। रामविलास पासवान के ही शब्द हैं, वो बोला करते थे कि जी भाई, अब हमारी पॉलिटिक्स, हमारा स्टेक बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हम हैं पासंग। जी जिस पलड़े में जाएंगे वो पलड़ा हो जाएगा भारी। तो हमारी यूएसपी यही है। तो उस पॉलिटिक्स को चिराग बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। और ये चिराग पासवान ही थे जो अपने पिता को लेकर आए थे 2014 में। ये जी पासवान जी ने खुद बताई कि ये इसके कारण में आया। तो उसके बाद देखिए उनका फ्यूचर क्या है। 100% का ऑलमोस्ट स्ट्राइक रेट है। 6 में से 6, 7 में से 6, 5 में से 5। तो जी इनको लगता है कि हमारी कंस्टिट्यूएंसी जो काउंटिंग होता है, 6 असेंबली सेगमेंट एक पार्लियामेंट में जोड़ते हैं,
तो ये सोचते हैं 6 मल्टीप्लाइड बाय 5, 30 सीट तो हमारा स्टेक बनता ही बनता है, 10 और मांग लो। जब जीतन राम मांझी एक एमपी बन के 25 मांग सकते हैं, तो ये तो मांग ही सकते हैं। तो ये उनकी पोस्चरिंग है। मुझे नहीं लगता है कि उस कैंप में, दूसरे वाले कैंप में कुछ मिलेगा, लेकिन नीतीश कुमार की तरह चिराग भी वेनिस्ट तत्व हैं। ये भी उधर भी जाके सेट हो सकते हैं, क्योंकि 5% से 7% की कंस्टिट्यूएंसी जो है इनके पास हमेशा से रही है। असेंबली में तो 2005 में के फरवरी में तो 12% था। लोकसभा में मैं मान रहा हूं, विधानसभा में 5 से तो कम कभी नहीं, 6-7% की कंस्टिट्यूएंसी, जो कि टाइट बैटल में कुछ भी कर सकता है। तो मुझे नहीं लगता है चिराग कहीं जाएंगे, लेकिन चिराग अब 2 बार 3rd बार के हैं और यूनियन मिनिस्टर हैं, ज्यादा असर्टिव हैं अब इस बार, और इनको लगता है कि हम लड़ेंगे। लेकिन जेडीयू को ये बीजेपी को ये लगता है कि चिराग जितना ज्यादा सीट लड़ेगा उतना इनडायरेक्टली फायदा तेजस्वी को होगा। पिछली बार को देखिए, क्योंकि चिराग जो सीट हारते हैं वो जीतता है कौन? आरजेडी। तो जो लाइन है एनडीए की लाइन ये है कि तुम विनेबल सीट मांगो, जो तुम जीत के दे सकते हो। नंबर्स पर मत जाओ कांग्रेस की तरह कि 70 पर लड़े 19 जीते। हाँ, तो ये रास्ता कस्सी चलेगी। अभी तो इनिशियल डेज ऑफ पोस्चरिंग है, बहुत तरह के मान मनोबल टूटने वाली बात होगी दोनों। अब देखिए, केंद्रीय लेवल पर दूसरे कॉम्बिनेशन के पास कुछ नहीं है। दूसरा गठबंधन फ्रेजाइल, अपनी फ्रेजिलिटी कई बार प्रूव कर चुका है, तो मुझे नहीं लगता है कि उधर जाएंगे। लेकिन हाँ, एक स्ट्रॉन्ग पोस्चरिंग सीट के लिए जरूर करेंगे। 40 मांगे, हो सकता है 35 मांगे, 32 में, लेकिन जेडीयू और बीजेपी में आज बोल रहा हूं 100 सीट से कभी कम नहीं लड़ेंगे। आप मान के चल लीजिए। आप जो बंटवारा होगा 43 में बंटवारा होगा। तो देखिए 100 सीट जेडीयू लड़ेगी और 43 सीटों में बाकी सहयोगी दल जाएगा, उनको एडजस्ट किया जाएगा। सर, आपने इतना लंबा वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और लगातार इस तरह की चर्चा जारी रहेगी। बिहार की राजनीति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब मिले हैं इस पूरी चर्चा में। इतना ही। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार, समर्थन, सहयोग बनाकर रखिए और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो जरूर कीजिए। बिहार की महत्वपूर्ण खबरें और खासकर बिहार की राजनीति की महत्वपूर्ण खबरें आपको यही मिलेगी। बिहार में आने वाले दिनों में क्या क्या खेल देखने को मिलेंगे, उसकी एक वानगी, उससे जुड़े तमाम सवालों को हमने समझने की कोशिश की है, उसको तलाशने की कोशिश की है, उनके जवाब तलाशने की कोशिश की है। थैंक यू।